Okay, welcome to our 12th political science and a very good morning to you again. The old system of social welfare was systematically destroyed. The withdrawal of government subsidies pushed large sections of people into poverty. The middle classes were pushed to periphery of society and the academic and intellectual manpower disintegrated or migrated. A mafia emerged in most of the countries and started controlling many economic activities. Privatization led to new disparities. Post social states, especially Russia, were divided between rich and poor regions. Unlike the earlier system, there was now great economic inequality between people. You म्यूट योर माइक्स, आपके माइक को म्यूट करिए आप लोग। ये आप क्या बातें कर रहे हैं, ये सब रिकॉर्डिंग में जा रही है मेरे। यू आप आपका माइक म्यूट कर दीजिए। स्विच ऑफ योर माइक्स। सो जो समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट कर दिया गया है, सिस्टमैटिक समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था तो जो थी उसको क्रम वाइज यानी कि सिस्टमैटिकली क्या कर लिया गया है, उसको हटा दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और जो गवर्नमेंट जो सब्सिडीज देती थी उसके खत्म होने के कारण क्या था, ज्यादातर लोग क्या थे, गरीबी में पड़ गए और लोग बिल्कुल क्या हो गए, निराश हो गए, या मैं मतलब एक तरह से बिल्कुल बहुत ज्यादा गरीब हो गए। जो मिडिल क्लास सोसाइटी थी या जो बेटा अभी तक तो आप बात कर रहे थे, जब मैंने स्टार्ट कर दिया तो आप कह रहे हो कि स्टार्ट अगेन। ओके, the old system of social welfare was systematically destroyed. The withdrawal of government subsidies pushed large sections of people into poverty. The middle classes were pushed to the periphery of society, and the academic and intellectual manpower disintegrated or migrated. A mafia emerged in most of three countries and started controlling many economic activities. Privatization led to new disparities. Post-social states, especially Russia, were divided between rich and poor regions. Unlike the earlier system, there was now great economic inequality between people. So, जो समाज कल्याण यानी कि सोशल वेलफेयर की जो पुराना सिस्टम था उसको सिस्टमैटिकली खत्म कर दिया गया, और जो सरकार जो सब्सिडीज देती थी वो क्या कर दी, वो भी खत्म कर दी गई। और उससे क्या हुआ, ज्यादातर लोग क्या हो गए, गरीब हो गए। यानी कि बहुत ज्यादा लोग क्या हो गए, गरीब हो गए। क्यों? क्योंकि सब्सिडीज जो अपने को गवर्नमेंट एड देती है या सब्सिडीज देती है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। अब सब्सिडीज आपको मालूम है, सब्सिडी इकोनॉमिक्स में पढ़ा है आपने, सब्सिडी क्या होती है। वो जो गवर्नमेंट देती थी वहां के लोगों को, वो भी गवर्नमेंट ने खत्म कर दी, और उसके कारण क्या हुआ, लोग बहुत ज्यादा गरीब हो गए। खास करके जो असर पड़ा वो मिडिल क्लास लोगों के ऊपर पड़ा, जो कि मिडिल क्लास सोसाइटी थी, मध्यम वर्ग के जो लोग थे। और उन लोगों पर भी पड़ा जो क्या थे, जो एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल मैन पावर थी, जिनके पास जो बुद्धिजीवी थे, जो एकेडमी से को अच्छी तरह जानते थे, उन लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा, और वो भी बेचारे डिसइंटीग्रेट हो गए। यानी कि एक तरह से
अलग थलग हो गए, टूट गए, और या फिर वो लोग अपने देश को छोड़ करके बाहर चले गए। कई देशों में एक माफिया माफिया आप सब लोग जानते हैं, एक माफिया वर्ग उभरा और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अपने कंट्रोल में ले लिया। प्राइवेटाइजेशन ने नई डिस्पैरिटीज यानी कि नई डिफरेंसेस यानी कि तरह तरह के डिफरेंसेस को जन्म दिया, और जो सोवियत रूस था और उसमें इसके साथ जो नेशंस थे जो पहले शामिल थे, उसके साथ सोवियत रूस के साथ जो पहले देश शामिल थे, क्या हुआ, खास करके अगर अपन देखते हैं, अपन शामिल देशों की बात नहीं करते, खास करके अपन रूस में ही देखते हैं। रूस के अंदर क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिफरेंस होना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुआ तो डिफरेंसेस स्टार्ट होना शुरू हो गया, और डिफरेंसेस गरीब और अमीरों के बीच क्या हो गया, बहुत बड़ा डिवाइडेशन हो गया, यानी कि गरीब इतने गरीब हो गए और अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो गए, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन हो गया अमीर और गरीबों के बीच में। अब धनी यानी कि रिच और पुअर जो लोग थे, उन दोनों के बीच क्या थी, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इनइक्वलिटी क्रिएट हो गई। दोनों ही मतलब रिच जो थे इकोनॉमिकली क्या थे, बहुत अच्छे थे, और जो बेचारे गरीब लोग थे वो इकोनॉमिकली क्या थे, बहुत वीक थे। तो दोनों के अंदर क्या होगी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी क्रिएट होगी, और लोगों के अंदर जो खास करके जो खाई बनी, जो डिफरेंसेस आए, वो अमीर और गरीब लोगों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गए। The constitution of democratic institutions was not given the same attention and priority as the demands of economic transformation. The constitutions of all these countries were drafted in a hurry, and most, including Russia, had a strong executive president with the widest possible powers and rendered elected parliaments relatively weak. In Central Asia, the presidents had great powers and several of them became very authoritarian. For example, the presidents of Turkmenistan and Uzbekistan appointed themselves to power first for 10 years and then extended it from another 10 years. They allow no dissent or opposition. A judicial culture and independence of the judiciary was yet to be established in most of these countries. अब इकोनॉमिक चेंज की बढ़ती हुई प्रायोरिटी यानी कि बढ़ती हुई प्राथमिकता के कारण क्या हो गया, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे वो के साथ क्या हुआ, मैच नहीं खा पा रहा था। यानी कि एक तरफ तो आप इकोनॉमिक आपका जो जिसको अपन बोलते हैं, आप इकोनॉमी को प्रायोरिटी देते जा रहे हो, साथ में क्या है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, अगर आप अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक वे के अंदर भी चलाना मांग रहे हैं, तो डेमोक्रेटिक वे के साथ आपकी जो इकोनॉमी प्रायोरिटी है वो क्या है, वो बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। दोनों के अंदर क्या हो रहा था, दोनों ही साथ साथ नहीं चल रहे थे, जबकि दोनों को क्या था कि साथ साथ चलना चाहिए। वो एक्चुअली हुआ क्यों, वो इसलिए हुआ जब इन देशों का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब संविधान बना इन देशों का, तो बहुत हड़बड़ी के अंदर बना, बहुत जल्दबाजी के अंदर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया इन देशों का। और रूस के साथ कई देशों में राष्ट्रपति की का जो काम होता है यानी कि कार्यपालिका होती है, उसको क्या बनाया गया, मेन, यानी कि प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट की कार्यपालिका या प्रेसिडेंट के काम क्या है, मेन है, और उनके हाथ में, और प्रेसिडेंट के हाथ में क्या है, सारी मतलब एक तरह से अपन बोले तो हर संभव शक्ति प्रेसिडेंट के हाथ में देती। अब जब प्रेसिडेंट का वही चीज आ गई,
जब इन्होंने प्रेसिडेंट के हाथ में ये सारी हर संभव शक्ति दे दी तो क्या हो गया, सारी पावर्स किसके हाथ में चली गई, एक ही आदमी के हाथ में चली गई, सारी पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में चली गई। अब ये क्या हो गया, ये अब कई देशों के अंदर क्या हुआ, ये ऑथोरिटेरियन हो गए, यानी कि डिक्टेटर हो गए। क्यों? क्योंकि पावर सब किसके पास है, एक ही आदमी के पास है। तो अब इकोनॉमिक प्रायोरिटी, तो डेमोक्रेसी तो फिर कहाँ रही, डेमोक्रेसी तो एक तरह से फिर हुई नहीं, क्योंकि पावर सारी किसके पास है, एक ही आदमी के पास है। और जो पार्लियामेंट थी, आप इलेक्शन भी करा रहे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी रख रहे हैं, पार्लियामेंट भी बना रहे हैं, लोगों को सांसद भी चुन रहे हैं, एमपी भी चुन रहे हैं, एमएलए भी चुन रहे हैं, बट पावर किसके हाथ में दे दी, एक ही आदमी के हाथ में दे दी। तो पार्लियामेंट में जब चुना जाना किसी का, वो तो एक तरह से क्या हो गया, बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी तो चलती नहीं थी, वो कुछ कर ही नहीं सकता था पार्लियामेंट। फलस्वरूप और क्या हुआ, जो ये प्रेसिडेंट थे टर्कमेनिस्तान के और उज्बेकिस्तान के, इन्होंने अपने आप को क्या पहले 10 साल के लिए अपॉइंट किया प्रेसिडेंट, कि भाई हम 10 साल इस देश के प्रेसिडेंट रहेंगे। फिर जब इनके 10 साल खत्म हो गए तो इन्होंने अपना आपको, अपना जो पीरियड था उसको 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि हर संभव शक्ति किनके हाथ में थी, इनके हाथ में थी। तो इन्होंने अपने आप को 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर लिया कि हम 10 साल और प्रेसिडेंट रहेंगे। और साथ ही उन्होंने किसी भी चीज के लिए ये परमिशन नहीं दी कि अपोजिशन, यानी कि किसी प्रकार का उनके खिलाफ कोई अपोजिशन नहीं होना चाहिए देश में। क्यों? क्योंकि शक्ति किसके पास है, उनके पास है। तो वो कौन चाहेगा कि जिसके पास शक्ति है उसके खिलाफ अपोजिशन हो। रही बात जुडिशरी की, न्यायालय की, तो वो कल्चर तो क्या हुई थी, इन देशों के अंदर अभी तक तो स्टैब्लिश ही नहीं हो पाई थी। क्यों? क्यों नहीं हो पाई? रीजन वही सेम, वन मैन और सारी पावर्स उसी के हाथ में। तो वो अगर जुडिशरी होती, अगर इंडिपेंडेंस जुडिशरी होती, तो वो क्रिएट करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी को, तो वो हो सकता है वो जुडिशरी क्या कर दे, इनकी प्रेसिडेंटशिप को भी खत्म कर दे। इसलिए जुडिशरी तो, या न्यायालय या न्यायपालिका का कल्चर जो था इन इंडिपेंडेंस कंट्रीज के अंदर, इन्होंने क्या रखा, उस कल्चर को क्या रखा, दबा के रखा। क्लियर? समझ में आ गया? गॉट इट? Most of these economies, especially Russia, started reviving in 2000. 10 years after their independence, the reason for the revival for most of their economies was the export of natural resources like oil, natural gas, and minerals. Azerbaijan, Kazakhstan, Russia, Turkmenistan, and Uzbekistan are major oil and gas producers. Other countries have gained because of the oil pipelines that cross their territories, for which they get rent. Some amount of manufacturing has restarted. अब रूस सहित अधिकांश देशों की जो इकोनॉमी थी ने ईयर 2000 में अपनी आज़ादी के 10 साल के बाद खड़ा होना शुरू किया। और इन ज़्यादातर देशों की जो इकोनॉमी किस तरह से रिवाइव हुई, यानी कि पुनर्जीवित हुई, उसका कारण था नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स। और ये कंट्रीज जो थी, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इनके पास ऑयल और नेचुरल गैस के क्या थे, बहुत भंडार हैं, और ये इसके प्रोड्यूसर्स बन गए। अदर कंट्रीज, दूसरे देश, उनको भी अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजरने के कारण फायदा हुआ। अब जो दूसरे देश थे,
जैसे नेचुरल ऑयल है या गैस है, तो अब इस गैस को क्या है दूसरे देशों तक, अब जब ये प्रोड्यूसर है एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरे देशों तक कैसे पहुंचाई जाती है? थ्रू पाइपलाइंस पहुंचाई जाती है। तो जो दूसरे आसपास के जो देश थे, इन्होंने जब अपनी गैस पाइप या पाइपलाइंस, ऑयल पाइपलाइंस या नेचुरल गैस पाइपलाइंस जब इन्होंने डालनी शुरू की, तो उन देशों से परमिशन ली कि हम हमारे आपके देश में से हम हमारी पाइपलाइंस को डालेंगे, आप हमारे को परमिशन दे दीजिए। उन्होंने इनको परमिशन दी और उसके बदले में दूसरी कंट्रीज क्या लेते हैं? इनसे रेंट लेते हैं, क्योंकि इनकी पाइपलाइंस क्या है? उनकी टेरिटरी से निकल करके जा रही है। तो जो दूसरी कंट्रीज थी उनको इस पाइपलाइन के थ्रू रेंट मिल रहा है। और इसी तरह से क्या हुआ, अब जब कंट्री के अंदर इनकम होनी शुरू हुई तो एक हद तक क्या होने लगा, वापस से मैन्युफैक्चरिंग हैज रीस्टार्टेड। वापस से ये कंट्रीज के होने लगी, धीरे धीरे रिवाइव करने लगी, इनमें मैन्युफैक्चरिंग होने लगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द इनकम। दे अदर कंट्रीज ऑल्सो गेट इनकम थ्रू द रेंट एज गैस लाइन इज पासिंग थ्रू देयर टेरिटरीज। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द consequences of shock therapy? Yes, I had not seen the message. What was the message? Send it again. क्लियर हो गया? Any problem? Any question? Clear to all of you? Okay. Now we move on to the next topic, tensions and conflicts. संघर्ष और तनाव, tensions and conflicts. Most of the former Soviet republics are proof to conflicts and many are prone to conflicts, and many have had civil wars and insurgencies. Complicating the picture is the growing involvement of outside powers. Consequences, consequences का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट। क्या रिजल्ट आए थे शॉक थेरेपी? और अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर क्वेश्चन आप डाल देना, मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर? So we are on the next topic, that is, most of the former Soviet republics are prone to conflicts and many have had civil wars and insurgencies. Complicating the picture is the growing involvement of outside powers. Now, पूर्व सोवियत संघ यानी कि फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक, अब तो रशिया हो गया, फॉर्मर जब वो सोवियत संघ था, और उसके अधिकतर, उसके साथ उस समय जब अधिकतर जो कंट्रीज थी, वो क्या, ये वो कौन से एरियाज थे? एक तरह से संघर्ष वाले एरियाज। वहां पे संघर्ष होने की या कॉन्फ्लिक्ट होने की बहुत ज्यादा संभावना थी और हुई भी। अनेक स्टेट्स के अंदर यानी कि ज्यादातर रिपब्लिक्स के अंदर सिविल वॉर्स, यानी कि सिविल वॉर्स को अपन बोलते हैं गृह युद्ध, यानी कि जो टेरिटरी है उसके अंदर ही आपस के अंदर जब लोग लड़ाई करते हैं, उसमें रहने वाले किसी ना किसी बात को लेकर के, तो उसको अपन बोलते हैं सिविल वॉर। यानी कि अपने घर के अंदर ही लड़ाई हो रही है, अपनी टेरिटरी के अंदर लड़ाई हो रही है, दैट इज नोन एज सिविल वॉर। तो वहां पे क्या था, इन रिपब्लिक्स के अंदर जो पहले सोवियत रशिया के साथ थे, वो उन स्टेट्स के अंदर या उन रिपब्लिक्स के अंदर सिविल वॉर्स यानी कि गृह युद्ध और बगावत, इन सारी चीजों को इन सारे स्टेट्स ने झेला है।
यानी कि वहाँ पे लोगों ने बगावत भी की है, देश के अंदर सिविल वॉर्स भी हुई हैं। इसके साथ साथ इन देशों में भारी ताकतों का दखल भी बड़ा है। और इसी के साथ साथ क्या है, इन देशों के अंदर भारी ताकत है, यानी कि दूसरे देशों का दखल, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, भारी ताकत है, उनका दखल भी क्या है, इन देशों के अंदर बड़ा है। इससे स्थिति और भी जटिल हुई है, और इससे क्या हो गया, जो वहाँ पे जो स्थिति है, वहाँ पे जो सिचुएशन है, वो और भी क्या हो गई, और भी कॉम्प्लेक्स हो गई। इन रशिया, टू रिपब्लिक्स, Chechnya and Dagestan had violent secessionist movements. Moscow's method of dealing with the Chechen rebels and indiscriminate military bombing have led to many human rights violations but failed to deter the aspirations of the independence. अब रूस के दो जो पहले के जो स्टेट थे, जो पहले की दो जो रिपब्लिक थी, जो पहले सोवियत रूस के साथ थी, चेचनिया और दागिस्तान में हिंसक आंदोलन चले, मतलब वायलेंट। मॉस्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके से सैन्य बमबारी की, उसमें मानव अधिकारों का बहुत ज़्यादा, ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा उल्लंघन किया। अब इससे निपटने के लिए चेचनिया के अंदर जो बगावत चल रही थी, उससे निपटने के लिए रशिया ने क्या किया, बहुत ज़बरदस्त बमबारी की, और उस बमबारी के अंदर उसने जो ह्यूमन राइट्स हैं, उसका बहुत ज़्यादा उल्लंघन किया। लेकिन इससे आज़ादी की जो आवाज़ थी, उसको दबाई नहीं जा सकी। क्लियर? जो वहाँ के लोग आज़ादी की मांग कर रहे थे, उसकी आज़ादी को दबाई नहीं जा सकी। और जो बमबारी की थी रशिया ने इस पे चेचनिया के ऊपर, वो एक तरह से ह्यूमन राइट्स का उसने क्या किया था, पूरे ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया था, यानी कि उल्लंघन किया। इन सेंट्रल एशिया, Tajikistan witnessed a civil war that went on for 10 years till 2001. The region as a whole has many sectarian conflicts. In Azerbaijan's province of Nagorno-Karabakh, some local Armenians went to secede. Local Armenians want to secede and join Armenia. In Georgia, the demand for independence has come from two provinces, resulting in a civil war. There are movements against the existing regimes in Ukraine, uh, Kyrgyzstan, and Georgia. Countries and provinces are fighting over river waters. All this has led to instability, making life difficult for the ordinary